नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। बेटे ने जब अपनी माँ को ऑफिस के स्टाफ के सामने भी खरी खोटी सुनाकर धक्के मारकर बाहर निकाला, तब जोरदार थप्पड़ के साथ बेटे को मिला ऐसा सबक। सुनीता जी बेटे के ऑफिस के बाहर बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। उनकी आंखें बस दरवाजे की तरफ ही निहारे जा रही थी। जब एक जगह बैठे बैठे उनके घुटने जवाब देने लगे तो वहाँ के चपरासी ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी बैठने के लिए दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, सुनीता जी ने भारी आंखों से उसको आशीर्वाद दिया। कुछ ही देर में अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर सुनीता जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले लगकर फुट फुट कर रोने लगी। माँ को ऐसे कपड़ों में सबके सामने गले लगा देखकर दिनेश खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने सुनीता जी को दूर भटकाते हुए गार्ड से कहा, कौन है ये बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? सर, वो कब से आपका इंतज़ार कर रही है। आपके कारण उनका रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश चिल्लाता हुआ बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं। यहाँ कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। मैंने क्या ये ऑफिस भिखारी की सेवा करने के लिए खोला है? निकालो इनको यहाँ से कुछ पैसे देकर। पता नहीं कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर सुनीता जी उसको एक चित निहारने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। बेटा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला है जल्दी से जल्दी उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते सुनीता जी बेटे के कदमों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगी। दिनेश हाथ पकड़कर उन्हें एक किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं कि पापा की जान बचाने के लिए मैं बिस्तर पर लेट जाऊं? पता है ना पिछले महीने कितना ही बीमार था मैं। जाइए यहाँ से, ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मैं उस बूढ़े को अपना एक कतरा खून देने वाला हूँ। सुनीता जी अपने आंचल को आगे फैलाते हुए बोली, इस वक्त मेरी मदद कर दो बेटा। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहा कर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो इतने में ही। दिनेश चिल्लाता हुआ बोला, समझ में नहीं आता आपको? भिखारी की तरह पीछे ही पड़ गई है। इतना कहकर दिनेश ने 10-10 के नोट की गड्डी सुनीता जी के मुंह पर फेंक कर मारी। ले बुढ़िया, इससे ज़्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। और इतना बोलकर सुनीता जी के हाथों को अपने पैरों से झटका कर वो वहाँ से चला गया। सुनीता जी की हालत देखकर गार्ड की भी आंखें भर आई। उसने सहारा देकर सुनीता जी को उठाया। उसने पानी पिलाकर पूछा, अम्मा, क्या यह सच में आपके बेटे हैं? सुनीता जी ने हाँ में सर हिलाया तो गार्ड ने कहा। सुनीता जी से सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर वह भी अंदर तक दहल गया। वह सुनीता जी का हाथ थामकर बोला, अम्मा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में दिनेश अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला तो सुनीता जी को वही बैठा देख उसने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से ले जाने लगा। उसी वक्त वहाँ उसके सिवा कोई नहीं था। उसने सोचा, मीटिंग के लोग आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो इसने उनके आगे मुंह खोला तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। उस गार्ड ने ना आओ देखा ना ताव, अचानक से एक जोरदार तमाचा दिनेश, जो कि उसका बॉस था, उसके गाल पर मार दिया। तमाचा इतना जोरदार था कि अंदर काम कर रहे सभी लोग ऑफिस से बाहर आ चुके थे और दिनेश को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आई अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? वह गार्ड क्रोध में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने बॉस पर हाथ उठाओ? अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी से रफा दफा करता हूँ। अरे पैर मारता हूँ मैं आपकी ऐसी नौकरी को जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका, वो भला और किसी का क्या होगा? उसे गार्ड की हिम्मत देखकर आज सभी हैरान थे और दिनेश एक हाथ से अपने गाल को पकड़े हुए खड़ा था। उस गार्ड ने सुनीता जी का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए माँ जी यहाँ से। सुनीता जी अस्पताल पहुँची। डॉक्टर ने उसे गार्ड का खून मैच किया, जो कि किस्मत से मिल गया। सुनीता जी सामने खड़ी कुर्सी पर बैठी उसको आशीर्वाद दे रही थी।
उनके लिए तो यह किसी फरिश्ते से कम नहीं था। सुनीता जी खून चढ़ाने के बाद उसे गार्ड के कदमों में गिर कर रोने लगी। अरे माँ जी, अब क्या इस गरीब को पाप का भागीदार बनाना चाहते हो? माँ के हाथ बस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। वह गार्ड सुनीता जी के दोनों हाथों को अपने सर पर रखते हुए बोला, पर बेटा, तुमने मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। यह थोड़े से पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। माँ जी, नौकरी के बारे में बाद में सोचेंगे, आप पहले यहाँ बैठिए। सुबह से आप बस रोए जा रही है, पता नहीं कब से कुछ खाया भी है या नहीं। खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। सुनीता जी अपनी भरी हुई आंखों से उसको जाते हुए निहार रही थी। अनजान होकर भी उसने किशोर जी की जान बचाई और दूसरी तरफ उसके सगे बेटे ने उन्हें भिखारी बताकर उसकी ममता का इतना अपमान किया कि इसी दिन के लिए उन्होंने बेटे के खातिर दर दर की ठोकरें खाई थी। दिन रात एक करके किशोर जी ने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था ताकि वह अपने सारे सपने पूरे कर सके। बेटा नौकरी में सेटल हो गया। सुनीता जी बड़े प्यार से रेवा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। यह सोचते हुए वह बीते दिनों में खोती चली गई। बहू, अब यह घर, इसकी सारी जिम्मेदारी सब तुम्हारी। अब हम तो बस चैन से अपने जीवन के आखिरी दिन बिताएंगे। सुनीता जी ने अपनी नई नवेली बहू रेवा से कहा। रेवा और दिनेश दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए सुनीता जी और किशोर जी ने उनकी खुशी को नज़र में रखते हुए उनकी शादी करवा दी। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, पर रेवा ठहरी बड़े घर की बेटी, इसीलिए हमेशा से ही अकेले रहना चाहती थी। सास ससुर अगर कोई काम उसे कह देते थे तो उसके तन बदन में आग लग जाती। वह अक्सर दिनेश से शिकायत करती रहती, यह सारी जायदाद की मालकिन बन पाए। इसीलिए रेवा भी अपने अंदर की भावना को दबाकर झूठी मुस्कान लिए अपने सास ससुर की बात मान लेती थी। एक दिन किशोर जी काफ़ी बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जहां उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्च बताया गया। ऐसे में सुनीता जी दिनेश से बोली, बेटा, तेरे पापा ने सेविंग्स कर रखी है, पर वो अभी कैसे मिल पाएगी यह पता नहीं, और तेरे पापा बताने के हालत में भी नहीं है, तो इंतज़ाम कर देना। माँ, इतने पैसों का इंतज़ाम, वह भी इतना जल्दी? मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ अभी, और मेरा ऑफिस भी बन रहा है। इतने पैसों का अचानक से इंतज़ाम? दिनेश ने दुख जताते हुए कहा। सुनीता जी ने कहा, बेटा, किसी दोस्त से या अपने किसी रिश्तेदार से ही कर्ज ले ले। एक बार तेरे पापा ठीक हो जाए फिर सारा कर्ज चुका देंगे। इसीलिए पापा से कहता था कि अपने सारे हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था। सुनीता जी ने कहा, बेटा, अब की बार तेरे पापा को ठीक हो जाने दे, सबसे पहले यही काम करवाऊंगी। हमारी उम्र हो गई है, ना जाने कब क्या हो जाए। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, अगर कहीं से मदद मिल जाए तो। दिनेश यह कहकर वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद दिनेश सुनीता जी से आकर बोला, माँ, पैसों का इंतज़ाम हो गया है, पर उसे 1 महीने के अंदर ही लौटाने होंगे, वरना मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। हाँ बेटा, एक बार तेरे पापा बस होश में आ जाए, हम ये कर्ज पहले चुका देंगे, सुनीता जी ने कहा और किशोर जी के पास चली गई। इधर रेवा दीप किनारे ले जाकर बोली, ये क्या है? इतने पैसों का इंतज़ाम आपने कहाँ से किया? कहीं यह हमारे पैसे? दिनेश ने कहा, हाँ, हमारे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे छोटे छोटे चारे तो फेंकने ही पड़ते हैं। रेवा ने कहा, एक तो आपने हमारे पैसे दे दिए और ऊपर से यह पहली बातें कर रहे हैं। ज़रा समझाएंगे मुझे इन सब बातों का मतलब? अब जब पापा के इलाज में मैंने इतना कर्ज लिया है तो माँ भी उसे जल्द ही चुकाएंगी। ऊपर से पापा के सारे वही खाते मेरे नाम कर देगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे और पापा की सारी जायदाद भी, तो मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी ही बन जाऊंगा। उसके बाद जब किशोर जी कुछ दिनों में घर आ गए तो सुनीता जी सबसे पहले सारी जायदाद की कुंजी दिनेश के नाम करवाने को कहती है, लेकिन किशोर जी मना कर देते हैं। अरे, हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, और जो हमारा है वह सब दिनेश का ही तो है।
उसे आज यह सब दे या कल क्या फ़र्क पड़ता है, और उसने कितना पैसा लगाया है तुम्हारी बीमारी में। अब किशोर जी ने भी सोचा, चलो सही तो कह रही है, कल मेरी जो हालत थी ऐसा दोबारा हुआ तो ये सोचकर किशोर जी ने अपनी सारी जायदाद दिनेश के नाम कर दी। अगले दिन सुनीता जी रेवा को आवाज़ देते हुए, बहू ज़रा इनके लिए दलिया बना देना। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक फ़ोन और पेपर ले आई हूँ और फिर आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है। यह क्या कह रही हो बहू, समझी नहीं? आप लोगों की नज़रों में यह एक होटल ही तो है और मैं यहाँ वेटर हूँ जो आप लोगों से ऑर्डर लेती रहूँ और आप लोगों के सामने हाजिर करती रहूँगी। खाना तो कहिए, और क्या क्या ऑर्डर है आपके? रेवा ने गुस्से में कहा, मम्मी जी बीमार पापा जी है, आप तो नहीं है ना, तो खुद क्यों नहीं बना लेती दलिया? हर वक्त हर काम के लिए मुझे आवाज़ देना ज़रूरी है क्या? ये कहकर वह वहाँ से चली गई। लगता है बेचारी पूरा दिन काम कर कर थक गई होंगी, इसीलिए नाराज़ हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। अभी जैसे ही इसका गुस्सा ठंडा होगा मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगी। चलो सही है, मैं भी तो बना सकती हूँ दलिया। हाँ, आज मैं ही बनाकर खिलाती हूँ, मैं अभी आई। सुनीता जी मुस्कुराते हुए अपने मन में चल रही उधेड़ बुन छुपाते हुए कहा। अगले दिन सुनीता जी किशोर जी से बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊँ? सोच रही हूँ अब आपके पसंद का मैं ही रोज़ बना दिया करूँगी। बहू को सुबह से इतने सारे काम होते हैं, बार बार उसे क्यों परेशान करना। कहिए क्या खाएंगे? आज सुनीता जी जो भी कहे, पर किशोर जी तो सब कुछ समझ रहे थे। कल के इस फटकार के बाद यह दोबारा जलील नहीं होना चाहती, इसीलिए अब से खुद ही बनाने को कह रही है। और फिर उन्होंने कहा, जो बना लाओगी खा लूँगा। सुनीता जी उठकर रसोई में चली गई, पर यह क्या, रसोई में तो ताला लगा हुआ है। आज तक कभी रसोई में ताला नहीं लगा, फिर आज यह सोचते हुए हैरानी से सुनीता जी ने रेवा को आवाज़ लगाना शुरू किया। क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही है आप? रेवा ने गुर्राते हुए कहा, बहू रसोई में ताला? आज तक कभी इस घर में रसोई को और पूजा घर को ताला नहीं लगा। सुनीता जी ने कहा, हाँ, क्योंकि इस घर में 2 भूखे जानवर रहने लगे हैं जिन्हें हर वक्त भूख ही लगी रहती है। अब हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं जो उनका 5 डेफ का खाने का बोझ उठा पाए, इसीलिए ताला लगाना पड़ा। रेवा ने अपने नेल पॉलिश को सुखाते हुए कहा, तुम क्यों हमें जानवर कह रही हो बहू? सुनीता जी ने धीरे से कहा, हाँ, अब आप इतनी भी भोली नहीं हो जो मेरी बातों को समझ ना पाए। तंग आ चुकी हूँ मैं आप लोगों की भूख से। बस अब से आप दोनों के खाने पीने पर पूरी नज़र होगी मेरी। मैं तय करूँगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। रेवा के ऐसा कहते ही सुनैना जी गुस्से से उबलने लगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि हमें जानवर कहो, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखो। यह घर मेरा है और इतना तो गरीब हम नहीं है कि खाना आधा पेट खाए या नाप तोल कर खाए। आने दो आज दिनेश को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने कैसा सुलूक किया है हमारे साथ, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे ही उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो सब जानते हैं कि आप लोग ऐसे ही कहेंगे, इसीलिए तो ये जायदाद उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा ली। अब आप लोग हमारे आश्रित हैं। और मम्मी जी, अब से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेगी आप दोनों को। पापा जी तो बीमार है, पर आप तो ठीक है, इसीलिए पूरे घर का काम आप करेंगी, वरना हमें आप लोगों को उठाकर बाहर निकालने में ज़रा सी भी देर नहीं लगेगी, रेवा ने कहा। सुनीता जी चुपचाप बिना खाना खाए अपने कमरे में आ गई तो किशोर जी बोले, देखा सुनीता, इसीलिए तो मैं अपनी जायदाद दिनेश के नाम नहीं कर रहा था, पर वह इतना नीचे गिर जाएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में सारे काम, वरना इस घर के मालिक हमें निकाल कर बाहर फेंकेंगे। किशोर जी अपने कम कपाते स्वर में कहा, मुझे लगता है बहुत झूठ बोल रही है, इसने मेरे बेटे का सर खाया होगा। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। एक बार आने दीजिए दिनेश को, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनीता जी ने तेज आवाज़ में कहा। रात को दिनेश के आने के बाद सुनीता जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कह रही है, मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं है।
मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तू बता इसे और अपने पापा को भी, जैसा यह कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरे माता पिता है ना, इस घर के गुलाम है। माँ बस कीजिए, पता नहीं किस ज़माने में जी रही है आप। आज के ज़माने में ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपको क्या लगता था कि पूरी ज़िंदगी में और रेवा आप दोनों की जी हुजूरी करेंगे? दीपक ने दमकते हुए कहा। सुनीता जी तो अब तक आशा की एक दीपक लिए खड़ी थी। रेवा को डांटेगा, उसके खिलाफ अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा। दिनेश के आते ही वह दीपक को बुझा दिया और वह निशब्द होकर अपने आंसू बहाने लगी। अब तो रेवा ने खुलकर उन पर जातियाँ करना शुरू कर दिया। पहले तो रेवा ने रसोई में ताला लगाया, फिर उसने खाना 3 बार से हटके 2 बार कर दिया। फिर बासी खराब खाना उन्हें परोसने लगी। इससे पहले बीमार किशोर जी धीरे धीरे और बीमार होने लगे। एक दिन सुनीता जी बड़ी कमज़ोरी महसूस कर रही थी। एक तो घर का सारा काम, ऊपर से खाना भी सही से नहीं मिलता। कमज़ोर होना तो लाजमी था। वह घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा लेटने का सोचती है तो उनकी आंखें लग जाती है। इतने में किशोर जी कमरे से बाहर जाकर रेवा से कहते हैं, बहू आज मुझे रात को खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भरपेट खिला देना। बड़ी कमज़ोर महसूस कर रही है। ठीक है, फिर आप तो कमज़ोरी महसूस नहीं करेंगे ना। आप दोनों तो ऐसे जता रहे हैं जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ कर नहीं पाते, बस खाना ही चाहिए इन दोनों को, रेवा ने जल्लाते हुए कहा। उसके बाद सुनीता जब उठती है, बड़ी देर हो गई मुझे सोते हुए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुनीता जी ने कहा, तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया और मैं खाना खाने चला गया। अब तुम भी जाकर खा लो। आपने खाना खा लिया? चलो अच्छा है, आपको समय से खाना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए क्या बनाया है बहू ने? मतलब फिर से बासी खाना ही तो नहीं दिया ना? सुनीता ने कहा। अरे सुनीता, तुम बहुत सवाल करती हो, जाकर खाना खा लो। जो भी है जिंदा ही तो रहना है, स्वाद तो कब का भूल चुके हैं। किशोर जी ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, जाती हूँ, इतना भड़किए मत। फिर सुनीता चली जाती है। जब वो अपना खाना देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे हर रोज़ रेवा 1 कटोरी दाल और 2 रोटियां ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटियां थी। अपने कौथल को वह संभल नहीं पाई और रेवा से पूछ बैठी, क्या हुआ बहू, आज मेरी थाली में ज़्यादा खाना क्यों? भूख नहीं लगी क्या? ज़्यादा बातें ना करके जो मिला है वह खा लीजिए, वरना यह भी नहीं मिलेगा, रेवा ने कहा। अपने भूख के आगे सुनीता जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर वह बर्तन वगैरह धोकर रात को सोने चली गई। वह आज के ज़्यादा खाने की बात किशोर जी को बताना चाह रही थी, पर जब वह कमरे में गई किशोर जी सो चुके थे। सुबह बताऊंगी इन्हें, यह सोचकर सुनीता जी भी सो जाती है। सुबह जब सुनीता जी की नींद खुली तो किशोर जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े थे। उनके मुंह से काफ़ी खून बह रहा था। सुनीता जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर आ गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें खून की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी सुनीता जी को कहीं खून नहीं मिला तो वह बेटे के ऑफिस पहुंच जाती है। उन्हें भिखारिन कहकर बेटे ने निकाल दिया था। इतने में माँ जी कुछ खाना खा लीजिए, उसे गार्ड ने सुनीता जी की तरफ कुछ चाय देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आकर बोले, माफ़ करना, हम किशोर जी को देर होने की वजह से नहीं बचा पाए। सुनीता जी के मुंह में निवाला जाने से पहले ही नीचे ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने देखा किशोर जी शांत भाव से सो रहे थे। वह समझ चुकी थी कि अब वह जा चुके हैं, पर सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि सुनीता जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इतने में सुनीता जी ने देखा कि उनकी बेटी शिल्पा का फ़ोन है। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को खबर करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी थी। सुनीता जी ने फ़ोन उठाते हुए कहा, बेटा तेरे पापा को शांति मिल गई है। अच्छा हुआ मेरे पहले चले गए, वरना अकेले रहते तो मेरे जाने के बाद भी चैन नहीं मिल पाता। हेलो मम्मी, ये क्या कह रही है? पापा भी कल रात पता नहीं बहुत कुछ कह रहे थे और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे, मम्मी का ध्यान रखना,
क्या हुआ मम्मी? शिल्पा ने फ़ोन पर कहा। पर अब सुनीता जी निशब्द होकर नीरसी बैठी गई थी। ना तो वह रो रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। पता लगने पर रेवा अस्पताल गई तो देखा किशोर जी स्वर्ग सिधार चुके थे और सुनीता जी मूर्त की तरह उनके पास बैठी हुई है। वह गार्ड हैरानी से सुनीता जी को देख रहा था। सुनीता वैसे ही स्थिर रही। शाम तक किशोर जी का क्रियाकर्म भी हो चुका था, लेकिन विदेश में रहने के कारण बेटी अब तक नहीं पहुंच पाई थी। उस गार्ड ने सुनीता जी को सहानुभूति दी और नम आंखों से शाम को अपने घर लौट गया। सुनीता जी तो किशोर जी के बिना पत्थर सी बन गई थी। अगले दिन रेवा बोली, सुनिए जी, कल शिल्पा आ रही है। पता नहीं वह क्या करेगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण बाबूजी की जान गई है तो रेवा ने डरते हुए दिनेश से कहा, और कौन बताएगा उसे? यह सब मूर्त बनी मेरी माँ। दिनेश ने कहा, मैं तो हैरान हूँ, मम्मी जी ने शिल्पा को फ़ोन करके अब तक क्यों कुछ नहीं कहा, और क्या पता कह भी दिया हो। रेवा ने कहा, क्या तुम शिल्पा को नहीं जानती? अगर उसे इन सब के बारे में पहले पता होता तो वह कब की यहाँ आ धमकती। दिनेश ने कहा, मैं क्या कहती हूँ, आपके पापा तो चल ही बसे हैं। अब इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास भेजकर सारी समस्या ही खत्म कर देते हैं। फिर शिल्पा या किसी और का कोई डर ही नहीं रहेगा। सबको ये कह देंगे कि पापा के शौक में यह भी चल बसी। रेवा ने कहा, और इसीलिए रेवा ने खीर में जहर मिलाया और अपनी सास को खिलाने गई। पर उसे पता नहीं था कि शिल्पा कल आने का झूठ कहकर आज ही आ गई, ताकि वह अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख पाए। उसके पापा ने उसे घर की चाबी का एक सेट दे रखा था, क्योंकि वह विदेश में रहती थी और जब चाहे यहाँ आ सके। अगर घर पर कोई ना भी हो तो वह अंदर आ पाए। उन्हें क्या पता था कि यह चाबी उसे एक दिन अपने घर की जासूसी के लिए ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यह चाबी उन्होंने शिल्पा को उसके मुश्किल घड़ी के लिए दिया था, पर अपनी मुश्किल उसे कभी नहीं कही। जब रेवा सुनीता जी को वह खीर खिलाने वाली थी, शिल्पा इस कमरे में ही छिपी बैठी थी, क्योंकि उसने अपने भैया भाभी की सारी बात सुनकर रिकॉर्ड कर ली थी। उसने खींचकर एक तमाचा रेवा के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जान लेने की, और अब माँ को भी मारना चाहती हो? ननन को वहाँ देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों भाभी, हैरान हो? मुझे यहाँ देखकर उस दिन पापा ने मुझे फ़ोन पर सारी बात बता दी थी और मैं आप लोगों पर गुस्सा भी बहुत हुई थी। सोचा कि अभी जाकर आप लोगों से हिसाब लूँगी, पर फिर सोचा कि आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ना होगा, तभी तो कानूनी कार्यवाही भी करवा पाऊँगी। पापा से बात करके ही मैं निकल गई थी यहाँ के लिए, लेकिन कुछ तकनीक के कारण पापा के क्रियाकर्म में शामिल नहीं हो पाई। पर आज जब आप लोग माँ को ठिकाने लगाने की बात करने में व्यस्त थे, तभी मैं चुपके से घर में दाखिल हो गई। बस इस बात का अफसोस रहेगा कि मम्मी पापा ने यह सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना शायद आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी आ चुकी थी। ले जाइए सर इन सारे पापियों को। इन्होंने पहले धोखे से मेरे मम्मी पापा से उनकी सारी जायदाद ले ली, फिर पापा को भूखा रखकर मार डाला और अब मम्मी को जहर देकर मारने चले थे। यह खीर इस बात का सबूत है। पुलिस और शिल्पा का ऐसा रूप देखकर दोनों डर के मारे थरथर कांपने लगे और सुनीता जी के कदमों में गिरकर माफ़ी की गुहार लगाने लगे। लेकिन सुनीता जी कुछ नहीं बोली और पुलिस दोनों को वहाँ से उठा कर ले गई। शिल्पा अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोई, जहाँ उनकी माँ बस एक ही बात कहे जा रही थी, अच्छा हुआ ये मुझसे पहले चले गए, शांति मिल गई तेरे पापा को। सुनीता जी ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी और उस गार्ड के नाम कर दी, जिसने अपना खून का कतरा कतरा देकर किशोर जी की जान बचाने की पूरी कोशिश की थी, मगर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और शिल्पा अपनी मम्मी को लेकर विदेश के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, आज भी कई घरों में सिर्फ बेटों को ही घर का अधिकारी माना जाता है, बेटियों को हमेशा ही पराया मान लिया जाता है। जब किशोर जी ने अपनी सारी जायदाद दिनेश के नाम कर दी, शायद इसी वजह से वे फिर शिल्पा को कभी फ़ोन नहीं कर पाए। अपने बेटे के दिए हुए कष्ट को चुपचाप झेलते रहे, पर उन्हें यह समझना चाहिए था कि चाहे वह जायदाद बेटी को दे या ना दे,
बेटी फिर भी उनका साथ देगी, उनके कष्ट को जरूर समझेगी और सहायता भी करेगी। हम यह नहीं कहते कि हर बेटा ऐसा ही होता है, पर कहीं कहीं पर दिनेश जैसे बेटे भी होते हैं। आज की इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपने अनमोल विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कहानी पसंद आई हो तो ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।